हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। एक बार फिर हम आए हैं न्यू वीकली करंट अफेयर्स के साथ, जो कि होंगे आपके 12 से 18 जून के बीच में, जो कि आपके अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं। देखिए, एच की नोटिफिकेशन आ चुकी है और HP एलाइड की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो एच के लिए जो भी हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको आप ज़रूर पढ़िए। और ये जो अभी आपके एफकेट और CDS का एग्ज़ामिनेशन और NDA और CAPF का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, तो उनमें भी आपके अप्रैल और मई के जो करंट अफेयर्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ें, और जून के करंट अफेयर्स को भी आप अच्छे से पढ़ें। इनसे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, पिछले 2 महीने में जो वीडियोस बनाई हैं, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इट इज़ रिलेटेड टू सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट। सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट जो है ये अभी केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये क्या है कि व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये डिस्ट्रेस मैसेज जो है वो एक बार भेजता है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अंडर ये प्रोजेक्ट निर्भया स्कीम, जो कि 2013 में शुरू की गई थी, जो कि निर्भया गैंगरेप केस 2012 में हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक स्कीम स्टार्ट की थी। इस स्कीम में क्या था कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपया भी जो एज ए फंड दिया था। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ऑनर के मोबाइल फ़ोन पे क्या हो जाता है, आपको एक डिस्ट्रेस मैसेज आता है जिसमें उसको इंसिडेंट का भी पता लगता है, और अगर कोई भी चीज़ ट्रैवलिंग के दौरान पे होती है वो चीज़ भी उनको पता लग जाती है। तो मतलब व्हीकल की मूवमेंट और व्हीकल के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनर के पास रहती है। तो सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट जो है ये अभी केरला गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा फास्ट रेडियो बर्स्ट। देखो, अभी फास्ट रेडियो बर्स्ट ये क्या है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है एक सिग्नल फ्रॉम ए गैलेक्सी, जो कि 3 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि लाइट ईयर क्यों यूज़ किया जाता है स्पेस में। अगर आपने डिस्टेंस अगर पता करना है तो आप लाइट ईयर में करते हैं। तो ये जो सिग्नल आए हैं डिफरेंट कहीं गैलेक्सी से, जो एस्ट्रोनॉट्स को ये जो सिग्नल्स आए हैं इनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। अब फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? इसे ब्रीफ इंटेंस फ्लैशेस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिशंस। अब जनरली ये मिली सेकेंड्स में आपके होते हैं और यूजली रिपीट मल्टीपल टाइम्स, और ये फर्स्ट डिटेक्ट हुए थे 2007 में। तो ये जो बर्स्ट है ये जनरेटेड किससे होते हैं? ये मैग्नेटार से जनरेटेड होते हैं। मैग्नेटार एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एमिट करता है एज ए रेडियो वेव। So radio bursts are highly energy phenomena and they emit electromagnetic energy in the form of burst of radio pulses. So रेडियो एनर्जी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है इसको रेडियो एनर्जी में ये या रेडियो पल्सेस में भेजते हैं, जो कि हमारे द्वारा जो है वो रिसीव की जाती है। सो इन ईच पल्स मैग्नेटार कैन एमिट एनर्जी इक्वल टू व्हाट सन एमिट्स इन ए मंथ। तो जो एनर्जी जो सन जो है वो एनर्जी जो एक मंथ में एमिट करता है, मैग्नेटार जो है वो उसे एनर्जी को एक बारी में क्या करता है? एमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रपोजल ऑफ स्पेस सोलर प्लांट। देखो, चाइना जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो चाइना ने पहले ही ये प्रपोज किया था कि वो एक सोलर पावर प्लांट बनाएगा स्पेस में, और उसने कहा था कि वो ये प्लांट जो है वो 2030 में कंप्लीट कर लेगा, जिसमें 1 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। बट अब उन्होंने बोला है कि इसको जो ये कंप्लीट करेंगे 2028 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। ये जो सैटेलाइट है ये एक तरीके ये जो आपकी जो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है ये आपकी 400 किलोमीटर, मतलब अगर अर्थ है तो उसकी 400 किलोमीटर के रेंज में ये होगा, जो कि सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव और लेज़र टेक्नोलॉजी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। यूजिंग दिस लेजर जो है ये बीम एनर्जी बीम विल बी डायरेक्टेड टू वेरियस टारगेट, जैसे कि मूविंग सैटेलाइट्स को भी ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये फिक्स लोकेशन ऑन अर्थ को भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सोलर पावर प्लांट विल हैव द कैपेसिटी ऑफ 10 किलोवाट्स विच इज़ इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यू हाउस होल्ड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन स्पेस में सोलर प्लांट बनाने जा रहा है, दैट इज़ चाइना, और कब बनाएगा? दैट इज़ 2028। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। नाउ ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्या, जैसे आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं जो है एंथनी एल्बनीज़। तो इन्होंने ये पहले से ही एज ए अपने आप को रिपब्लिक बोलते रहे हैं, और ये एक कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को स्टार्टिंग से बोलते हैं कि रिपब्लिक करना है। अब यहाँ वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ का उनका जो हेड है उसको कौन चुनता है? लोग चुनते हैं वहाँ के।
वहाँ का हेड जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोग चुनते हैं, चाहे वो डायरेक्टली चुने या इनडायरेक्टली चुने। जैसे इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, जब 1950 में इंडिया बना था तो इंडिया डेमोक्रेटिक, सोवरेन और रिपब्लिक बना था। सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सोशल सेकुलर तो बाद में आए। तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो रिपब्लिक था इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट जो है लोगों के द्वारा चुना जाते हैं इनडायरेक्टली, मतलब जब हो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलए, एमपीज, वही हमारे लिए हमारा प्रेसिडेंट चुनते हैं। अभी आप सभी को पता है 18 जुलाई तक जो रामनाथ कोविंद अभी प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले इलेक्शंस भी आपके हो जाएंगे, है ना। सो अभी आप रिपब्लिक समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं। रिपब्लिक का उल्टा होता है मोनार्की सिस्टम, जिसको आप राजतंत्र भी बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे आपका डेमोक्रेसी तो है बट मोनार्की सिस्टम, वहाँ पे हेड ऑफ जो है वो क्वीन ही है। सो जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी भी हेड जो है क्वीन एलिजाबेथ टू ही है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर रिपब्लिक जो है वो एक चुना या अपॉइंट किया गया है, जो कि एक तरीके से लग रहा है कि वहाँ पे अब वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके रिपब्लिक सिस्टम लाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके की स्पेकुलेशन है कि ब्रिटिश मोनार्क विल नो लॉन्गर बी कंसीडर द हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रिटेन का कोई काम नहीं है, उन्होंने माना है ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, अगर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट इसको पास कर देती तो ये हट जाएगा। सो इन्होंने 51 ईयर ओल्ड सिडनी एमपी मैट थिलिस्टवेट को इस पोजीशन पे रखा गया। तो मूव वाज अनाउंस्ड बाय पीएम एल्बनीज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया बिकमिंग ए रिपब्लिक inevitable. So Australian constitutional law provides that monarch of the United Kingdom will also act as a monarch in the Australia. तो उसके constitutional law में ही ये चीज़ लिखा है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द कॉमनवेल्थ रिम्स। ऐसे 15 अलग कंट्री हैं जहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ है, जिनमें से कनाडा भी है, जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है जो कि कौन है? आपका क्वीन एलिजाबेथ है। तो ये देखते हैं अभी नियर फ्यूचर में ये एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है इनकी पार्लियामेंट में कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ही, जो कि ब्रिटिश में है, उसी को कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप ने आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इसके साइड में यहाँ पे कोरल सी है, पैसिफिक ओशन है, ये आपका न्यूजीलैंड है, इसके साथ यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी और यहाँ पे इंडोनेशिया, और ये इसकी कैपिटल कैनबेरा है। यूएन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अभी एक इंडिया का जो स्पॉन्सर रेजोल्यूशन था मल्टीलिंगुअलिज्म पे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज को भी मेंशन किया गया है फर्स्ट टाइम। सो इसमें दिस रेजोल्यूशन इंकरेज द यूनाइटेड नेशन टू कंटिन्यू डिसेमिनेटिंग द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन और मैसेजेस, जो भी वहाँ पे बातचीत होगी, जो भी भाषण दिए जाएंगे, उन सब की जो कम्युनिकेशन और मैसेजेस जो कि सभी तक पहुँचाए जाएंगे, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया गया है। तो यूएन रेजोल्यूशन ने उर्दू और बांग्ला को भी इसमें इंक्लूड किया पहली बार, हिंदी के साथ साथ। ये आपने ध्यान में रखना, पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उर्दू, बांग्ला और हिंदी को इसमें इंक्लूड किया है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है कि इट इज़ अ कोर वैल्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन to adoption multi significant for India because the resolution adopted by the UN is objective enhancing public outreach। जो हिंदी लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, वो पब्लिक जो हिंदी लैंग्वेज है वो लोगों तक पहुंचेगी और अवेयरनेस भी लेगी लोगों को। ग्लोबल इश्यूज जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड है उनकी प्रॉब्लम्स को भी वर्ल्ड वाइड तक पहुंचाएगी। अगर जनरली देखा जाए तो आपकी जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, और जो इनका ऑफिशियल वर्क होता है वो इंग्लिश और फ्रेंच में होता है। आपकी वर्किंग लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। ये आपको ध्यान में रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एम्बेसडर रबाब फतिमा। देखो रबाब फतिमा क्या है कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशन में। तो शी इज़ अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इनको चुना किसने? सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उन्होंने अनाउंस किया है इनका नाम। तो शी सक्सीड कॉटनी राइटरी ऑफ जमैका हु वाज अपॉइंटेड एज द शेफ दे कैबिनेट। तो इनका नाम आपने ध्यान में रखना है, रबाब फतिमा। फ्रूट सॉफ्टवेयर, अब यहाँ से आपने इसको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नहीं करना है। फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर द फार्मर स्कीम्स, देखो कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। पहले तो आपको देखो कोई भी स्कीम होती है तो उसमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि वो स्कीम है किस स्टेट की है। इसको मेन डालने का मेरा मकसद, क्योंकि आपकी सीडीएस और सीएफएफ के एग्जामिनेशंस में कई बार आपसे स्कीम पूछी जाती है और ये पूछा जाता है ये कौन सी स्टेट की है। अब देखो फ्रूट आप पढ़ोगे तो आपको लगता है हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है, बट ये हॉर्टिकल्चर से नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप फ्रूट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें आधार बेस्ड और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन होगी स्कीम्स के लिए। आपकी क्या होगी, जितने भी फार्मर्स हैं उनकी एक आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगी,
ताकि जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की बेनिफिट, चाहे वो पीएम किसान योजना हो या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, डायरेक्टली उनके खाते जो है, मतलब जो भी पैसा है जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिलेगा वो डायरेक्टली उनके खातों तक पहुंचे। सो फ्रूट सेट फेयर विल बी फैसिलिटेट सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग एन आधार कार्ड एंड कर्नाटका भूमि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम फॉर ऑथेंटिकेटेड ऑफ ऑनरशिप। सपोज करो आपके पास लैंड है बट उसकी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो? कर्नाटका के भूमि डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के थ्रू कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आधार कार्ड के थ्रू और ये रिकॉर्ड सिस्टम के थ्रू, जिससे आपको ऑनरशिप जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो जाएगी और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपको वो सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है अभी हरियाणा में हो रही थी, तो हरियाणा ने ही इसमें टॉप किया है, सेकंड आया महाराष्ट्र और थर्ड आया कर्नाटका। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसमें जनरली आपका मेन जो है वो ये है कि टॉप किसने किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 जून को। देखो ब्लड डोनेट करना जो है वो एक तरीके का बहुत ही अच्छा काम है, आपको हमेशा करते रहना चाहिए। सो इस बार का जो होस्ट नेशन है वो मैक्सिको है। हमेशा कोई ना कोई होस्ट नेशन होता है, तो इस बार का मैक्सिको है। मैक्सिको सिटी में इसका ये जो है इवेंट हेल्ड किया गया। इसका जो थीम है दैट इज डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ ए एक्ट ऑफ लाइक आप किसी की भी जान बचा सकते हो। कई एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी भी तरीके से बंदे को ज़रूरत होती है ब्लड की, और कभी कभार ब्लड नहीं मिलता है, कोई किसी को जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं मिलता है, तो इस वजह से आपको ये ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएट जून 14 को स्टार्ट किया था, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2004 के बाद हम ये ऑब्जर्व करना शुरू किया। इंडिया फाइनलाइज्ड। देखिए इंडिया में जो चीता है, ये आप देख रहे हैं, ये चीता जो है ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए इंडिया ने अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका और नमीबिया के साथ एक डील फाइनलाइज की है कि जिससे जो ये चीता यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। कूनो पलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इनको रखा जाएगा। तो ये डील अब जो है वो फाइनली फाइनलाइज हो गई है। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर द 10 ईयर, जिसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 12 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका देगा और 8 फ्रॉम नमीबिया जो है वो आपके आएंगे बाय द विल बी फॉलोड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये आपको कूनो पलपुर जो है ये याद ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है इनको। नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन्होंने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी जो कि कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, गोवा में इनॉग्रेट किया, जिसको हम धरोहर भी बोले जाएगा। ठीक है ना, ये धरोहर जो ये 2 स्टोरी ब्लू बिल्डिंग है जिसको पहले अल्फेंडेगा भी बोला जाता था, जिसमें मतलब पुर्तगीज़ का रूल था गोवा में, तब इसको माना जाता था। इट हैज़ स्टैंडिंग इन द पन्नजी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मांडवी। अगर मांडवी रिवर को आप देखोगे तो इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है, इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है। और एक तरीके से ये राइज जो होती है कर्नाटका में वेस्टर्न घाट से राइज आई होती है। और एक आपका मांडवी रिवर डिस्प्यूट भी है। मांडवी रिवर डिस्प्यूट जो है वो 3 स्टेट्स के बीच में, ये HES में क्वेश्चन आया था, ये आपका महाराष्ट्र के बीच में है, कर्नाटका के बीच में है और गोवा के बीच में है। तो ये मांडवी रिवर डिस्प्यूट भी आपने ध्यान में रखना, अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से आपका गोवा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है और यहाँ आपका कर्नाटका है। तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं गोवा और ये इसके डिस्प्यूट जो है वो इनका इसके बीच में है। सो रशिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। अभी आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर से कई सारे सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पे लगाए गए, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बट रशिया ने इंडिया को ऑफर दिया कि वो इंडिया को सस्ते दाम पे तेल देगा, जिस पे अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस उठाई थी। पर फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की नहीं सुनी और रशिया से तेल खरीदा। तो जिसकी वजह से रशिया जो है उसने सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर लिया है, जो कि इंडिया का अब रशिया सेकंड बिगेस्ट सप्लायर बन गया आफ्टर द इराक नंबर 1 है जो कि इंडिया का टॉप सप्लायर है, और सऊदी अरेबिया जो है अब वो 3rd सप्लायर बन गया और सेकंड जो है वो आपका रशिया है। सो यूएस और चाइना, इंडिया इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। सो यूएस और चाइना के बाद दुनिया का जो 3rd सप्लायर है, जो कि सप्लायर नहीं कंज्यूमर, वो इंडिया है। और 85% ऑफ इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है। तो इसीलिए इंडिया आजकल इथेनॉल और मिथेनॉल जो कि यूज़ कर रहा है, इनको मिक्स करके जो अपने
जो पेट्रोलियम है इसको इंक्रीज़ कर रहा है ताकि जो इंपोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो। अब देखिए इसके लिए तो आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि अग्निपथ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम में लगा दी है। जितने भी लोअर लेवल के जो आपके सोल्जर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो अब सारी, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, वो सभी के सभी अग्निपथ स्कीम के अंडर होंगे। और जो भी लोग होंगे वो एक अलग होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एक आपका परमानेंट कमीशन होता है, एक अब आपका अलग से आएगा अग्निपथ। ठीक है, जो भी सिलेक्ट होंगे यहाँ पे 17.5 से 21 साल के बीच में सिलेक्ट होंगे और ये होंगे आपके 4 इयर्स के। इसमें से 25% को ये आगे परमानेंट मतलब शॉर्ट सर्विस में ही लेकर आएंगे 15 इयर्स के लिए। ठीक है, सो ये जो 4 इयर्स के लिए चुने जाएंगे इनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी और कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, कैंटीन का कार्ड वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी इनको। बट इनके लिए आगे जो है गवर्नमेंट इनके लिए फर्दर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी। जैसे 10% जो कि रिजर्वेशन कर दी गई है इन द CAPF जो कि अग्निवीर होंगे। कई स्टेट है जैसे हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो भी अग्निवीर होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब दी जाएगी। जो पहला बैच है उसके लिए जो उम्र है वो 2 साल के लिए बढ़ाई गई है, फर्स्ट बैच ओनली। यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट बैच, तो जो भी फर्स्ट बैच है उसके लिए 2 साल एक्सटेंड किया। अदरवाइज ये 17.5 से 21 साल तक ही होगी। इसमें जो सैलरी है आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगी और उस एंड जो होगी आपकी 40,000 पर मंथ जो है वो आपकी होगी। इसमें आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के इंटेंसिव वगैरह भी मिलेंगी, आपको अलाउंसेस वगैरह भी इसमें होंगे। ठीक है, सो अग्निपथ स्कीम जो है इसमें वुमेन्स भी अलाउड हैं, ये भी आपने ध्यान रखें, आल्सो इंडक्टेड इन द अग्निपथ स्कीम। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है कि ये सही है कि गलत है। ये तो देखो टाइम ही बताएगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला लिया है, पिछले 2 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं थी बट एकदम से उन्होंने ये जो कई बच्चे जो इतनी देर से तैयारी कर रहे थे उनके साथ है, कईयों के रिजल्ट पेंडिंग थे वो भी कैंसिल कर दिए। वाई ग्रुप का पेपर था वो भी पेपर का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग करके फ्रेश उसकी जो रिक्रूटमेंट होगी। तो इसके ऊपर आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने तीनों ने रिक्रूटमेंट्स निकाल दी हैं। 45,000 जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको रखा जाएगा। देखो जो प्रोसेस है वो सेम है, पेपर्स, मेडिकल और आपका फिजिकल वो सेम है। तो आपको 4 इयर्स के लिए जाना है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी क्या हो रही है, जो भी स्टूडेंट्स हैं कि वो इतनी देर से तैयारी कर रहे थे, तो एक तरीके से आप जब जॉब लेते हैं तो आपको मेन होता है कि चलो जॉब मिल गई, अब हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब हमारा परिवार सिक्योर है, अब हमें पेंशन मिलेगी, हमारी लाइफ सिक्योर है। बट अब इनको यह है कि ये अब 4 साल के लिए, देखो एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी कि 4 साल के लिए अगर कोई सोल्जर जा रहा है तो उसको कितना मन लगा के आर्मी में काम करेगा। अगर कोई जाएगा क्यों, पहले तो ये है कि किसी क्यों जाएगा वो। आर्मी की जॉब जो है टफ जॉब है। आर्मी की जॉब ऐसी नहीं कि आप एक कुर्सी पे बैठ के एक जॉब कर रहे हैं। आर्मी की जॉब एक ऐसी है, टफ जॉब है, फील्ड जॉब है, जहाँ पे आपकी मेहनत लगती है, जहाँ पे आपको एक नेशनलाइजेशन की भावना के साथ वहाँ पे काम करना पड़ता है। बट अगर आपको ये पता होगा कि 4 साल के बाद आपको ये नहीं पता कि आपकी जॉब ये परमानेंट है या आप 25% में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप आगे आपकी जॉब के साथ क्या होगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। ठीक है, अगर आप रूरल एरिया की देखें तो मैक्सिमम रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं वो इसकी तैयारी मैक्सिमम करते हैं। और वो एक तरीके से आप बोलते हो कि एक परिवार, जो एक गरीब परिवार होता है उसमें अगर कोई फौजी बन जाता है तो नाम रोशन हो जाता है उसका पूरे गांव में कि वो फौजी है, मतलब उसको फौजी के नाम से बुलाया जाता है। बट अगर अभी वो जाएगा तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब किसी को ये है कि चलो ठीक है 4 साल के लिए जा रहा है तो आगे होगा कि नहीं होगा। आपने देखो, अगर मैं जस्ट एक वे में बता रहा हूँ कि अगर कोई फौजी बन जाता है तो उसकी शादी भी तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 3-4 साल के 5 साल के बाद उसकी शादी भी तैयार करने लगते हैं। बट अब क्या होगा, अभी के लिए तो फिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को क्या पता वो परमानेंट है कि नहीं है, आगे उसकी जॉब कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को या जिन्होंने भी स्कीम बनाई सोच समझ के बनाई होगी, बट आई थिंक जो हमारा यूथ है उसको भी एक मद्देनज़र रखते हुए इनको कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने मेनली जो ये किया है कि वो है कि पेंशन्स जो हैं वो उसका बर्डन जो है, जो बजट में हमारे पेंशन का जो बहुत ज़्यादा बजट जो हमारे पेंशन्स में जाता था उसको इन नियर फ्यूचर कम करके जो इंडिजीनियस बनाना है, इंडिया को डिफेंस सेक्टर में इंडिजीनियस बनाना है, वो इनका मेन टारगेट है जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का लग रहा है। ठीक है, सो नरेंद्र मोदी अभी नेक्स्ट कल यहाँ पे एक मीटिंग भी करेंगे तीनों फोर्सेस के जो हमारे चीफ हैं, और वो रिव्यू भी करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है कि इसको रहने देना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आप इसको एक पार्टी के तौर पे ना देखिए, आप इसको एज ए एम्प्लॉयमेंट के तौर पे देखिए, और आप इसको एज ए आप ये देखिए कि ये ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि नहीं है।
बाकी चीज़ों में आप इसको पार्टीबाजी को बीच में लाएं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो उसको सपोर्ट करना ही करना है, अगर वो सही है तो उसको सही बोलो, उसको गलत है तो गलत बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन। तो देखिए यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच में पहली सिक्योरिटी और डिफेंस कंसल्टेशन हुई है, और ये कहाँ हुई है? ब्रसल, जो कि यूरोपियन यूनियन का क्या है, हेडक्वार्टर भी है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपकी इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट जो है जुलाई 2020 में ये डिसीजन लिया गया था। सो इसमें सिक्योरिटी डिफेंस की कोऑपरेशन को ज़्यादा बढ़ाया गया। इसी के बाद फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी होगी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जून में। और यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटेड फॉर द 1% टोटल इंडियन ट्रेड, फॉलोड बाय चाइना 12% एंड यूएस 11.7%, एंड यूरोपियन यूनियन आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स आफ्टर यूएस। मतलब अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो यूएस के बाद इंडिया सबसे एक्सपोर्ट कहाँ करता है? यूरोपियन यूनियन में करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, जिन्होंने इन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया था, तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपना खुद का तोड़ा है। 88.07 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, अब इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। पावो नुर्मी गेम्स फिनलैंड में ये गेम्स चल रही थी जहाँ पे इनको सिल्वर मेडल मिला है, वहाँ पे इन्होंने 89.30 करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और जो फर्स्ट थे वो थे फिनलैंड्स के ओलिवर हेलैंडर, जिन्होंने 89.83 मीटर जो है वो थ्रो किया था। तो अभी नीरज चोपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया है जब से टोक्यो ओलंपिक्स के बाद का पहला इनका इवेंट था, और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लिया, जो कि बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। सो ऑल द बेस्ट टू हिम। ये आई नो दैट कि नेक्स्ट टाइम भी टोक्यो में यही, मतलब नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होंगे उनमें यही जो है वो मेडल लेकर आएंगे। नेक्स्ट ग्लोबल विंड डे 2022 सेलिब्रेट्स ग्लोबली ऑन 15 जून। तो ग्लोबल विंड डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड 15 जून को, एंड इट मार्क्स एज ए डे ऑफ डिस्कवरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ विंड पावर। तो किस तरीके से हम विंड पावर को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए डे फॉर डिस्कवरिंग विंड, इट्स पावर एंड इट्स पॉसिबिलिटी टू होल्ड रीशेप आवर एनर्जी सिस्टम। So it is the based on theme is celebrated to enjoy the benefit of wind energy and providing education to the individuals about the power and potential of wind energy. So the first wind day was commemorated in 2007 by the European Wind Energy Association. So generally आप इसमें बस इतना ध्यान रखिए ग्लोबल विंड डे जो है सेलिब्रेट कब किया जाता है। देखिए जस्टिन बीबर जो कि एक अमेरिकन सिंगर हैं, ये अभी न्यूज़ में थे। इनको एक वायरस ने हिट किया था जिसको हम बोलते हैं रैम्से, इसको आप बोल सकते हो रैम्से हंट सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है रैम्से हंट सिंड्रोम क्या है? जिससे क्या होता है कि आपका जो एक साइड फेस का एक साइड है वो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। देखो ये एक वायरल इन्फेक्शन है रैम्से हंट सिंड्रोम, जो कि एक वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपकी एक फेशियल नर्व जो नियर द ईयर, आपके जो यहाँ पे ये फेस है इसके पास से एक नर्व आती है, वो उसकी वजह से वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका आधा फेस जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। तो 3 डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स होते हैं जिसका नाम रैम्से हंट सिंड्रोम से है। देयर ओनली कनेक्शन इज दैट दे वर ऑल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय द फेमस न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स रैम्से हंट, ठीक है। तो 3 टाइप के डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स होते हैं जिनका नाम रैम्से हंट सिंड्रोम से ही है। ये जो कॉज हुआ है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस हुआ है, ये नाम याद आपने रखना है। तो इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इट इज कॉज बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस अफेक्ट द फेशियल नर्व नियर द ईयर। इट कैन आल्सो कॉज फेशियल नर्व पैरालाइज एंड पैरालिसिस, एंड इट इज द सेम वायरस दैट कॉजेज द चिकन पॉक्स और शिंगल। सो इसी वायरस की वजह से आपको चिकन पॉक्स भी होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अमरा राजा या अमारा राजा। हमारा राजा जो है ये लेह लद्दाख में हमारा राजा पावर सिस्टम जो है ये बिल्ड करेंगे कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन फॉर द एनटीपीसी। सो अकॉर्डिंग टू द हमारा राजा कंपनी ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये क्रिएट है मिनिमम 80 kg ऑफ 99.97% प्योर हाइड्रोजन ईच डे। सो मतलब 80 kg जो कि कम से कम 99.97% प्योर होगा, उसको ये क्या करेंगे एवरी डे क्रिएट करेंगे, विच विल बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर एंड डिलीवर्ड। हमारा राजा विल लर्न मेंटेन द फ्यूलिंग स्टेशन फॉर 3 एट कॉस्ट ऑफ 41 करोड़। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन किसके लिए और कहाँ पे ये ओपन किया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है आपने इसमें। SRS डाटा इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 69.7 ईयर्स रही है ड्यूरिंग 2015 to 2019। सो ये एक डेमोग्राफिक सर्वे जब किया गया उससे पता लगा,
बट जो एवरेज बिलो मतलब ग्लोबल एवरेज है वो है 72.6। यहाँ पे डाटा से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको, इसलिए ये ध्यान में रखना। सो इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ हैज़ रीच अप टू 10 ईयर्स, बट हाउएवर इट इज स्टिल बिलो द ग्लोबल एवरेज 72.6। सो अंडर 5 मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी की वजह से ही इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नहीं बढ़ रही। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक जीते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एवरेज लोग कितनी देर तक जीते हैं। आपके देश में जितनी बीमारियाँ होंगी, आपके देश में जितने मेडिकल सिस्टम कमज़ोर होगा, उतनी वहाँ के लोग जो आपके हैं वो बहुत कम जिएंगे। इंडिया में आप लगा लो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अराउंड 40 या 30 ईयर से 35 के बीच में थी। मतलब इतनी जल्दी लोग मर जाते थे प्लेग की वजह से, बीमारियों की वजह से। सो अभी जो कारण बोला जा रहा है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी का मतलब कि बच्चा जब 5 साल का होता है उससे पहले मर जाता है, या फिर बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। सो मध्य प्रदेश में सब IMR जो है सबसे हाईएस्ट है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट IMR, दैट इज़ 38। and the life expectancy on the completion of first year increased from highest by 3.4 years. So ओडिशा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है, और उड़ीसा में बाद आया है तमिलनाडु। बट सबसे कम जो आपकी लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दैट इज़ 43 ईयर्स इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है, 65.6 इन 2015 एंड 19। एंड इसके बाद आपकी जो आता है वो है छत्तीसगढ़ आता है 65.3। तो ये डाटा आपने ध्यान में रखना है। ग्लोबल एवरेज क्या है, इंडिया का इतना है, और अभी सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे है। देखो भारत गौरव स्कीम, देखो भारत गौरव स्कीम ये एक ट्रेन है जो कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सबको जोड़ेगा, और वहाँ पे ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन है जो कि रेगुलर ट्रेन्स की तरह नहीं चलेगी, जो कि एक अकॉर्डिंग टाइम टेबल की चलेगी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलेगी। तो ये भारत गौरव स्कीम के अंडर पहली ट्रेन जो है ये शिरडी तक चली है, कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर तमिलनाडु में से शिरडी महाराष्ट्र तक चली है बाय द इंडियन रेलवे। ये एक तरीके की प्राइवेट ट्रेन भी है जो कि IRCTC के अंडर भी आती है। तो द स्कीम वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू पे द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये एक मेन मकसद स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सो अंडर इस ट्रेन हैव ए थर्ड सेगमेंट ऑफ टूरिज्म। बिफोर दिस स्कीम दे लॉन्च रेलवे हैड गुड्स एंगेजमेंट्स एंड पैसेंजर सेगमेंट्स। अब देखो आपकी एक रामायण एक्सप्रेस भी थी। रामायण एक्सप्रेस क्या था कि रामायण से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी में वो ट्रेन जो है वो जाएगी। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से बुद्ध, जो हमारे बुद्ध हैं, उनकी जो जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे भी इन्होंने स्टार्ट किया था कि वो ट्रेन जाएगी। तो इसी तरीके की आपकी जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स होते हैं, थीम बेस्ड होती हैं, जैसे रामायण सर्कस हो गया, भारत गौरव स्कीम हो गया, जो जो भारत के गौरव के जो हिस्टोरिकल प्लेस है उनको जोड़ना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है कि कोयम्बटूर से शिरडी जो है पहली जो है भारत गौरव स्कीम में कौन सी गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। देखो एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में जो सबसे पहला जो स्टेट बोली गई है वो कौन सी है, केरला। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। केरला ने अपना एक स्टार्टअप मिशन स्टार्ट किया था, केरला स्टार्टअप मिशन, जिसको कसम भी एक तरीके से कहा जाता है। उसको एक तरीके से नंबर 1 बोला गया। और केरला हैज़ आल्सो भी रैंक्ड 4th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट। अफोर्डेबल टैलेंट मतलब आप कितना अफोर्ड करते हो टैलेंट को, कितना अपॉर्चुनिटी देते हो उनको। इस बेस पे अभी आपका जो है केरला जो है वो टॉप किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया जो है वो 6 पोजीशन राइज हुआ है फ्रॉम 37th रैंक टू 43rd। ये आपने ध्यान रखना। और जो टॉप पोजीशन है वो कौन सी है, डेनमार्क, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स दिया जिसमें ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कंपटीशन कितना है, मार्केट जो भी जो कंट्री है वहाँ पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जा रही हैं फॉर द कंपटीशन, फेयर एंड फाइन कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इंडिया में एशिया में जो है वो शार्पेस्ट राइज जो है, इंडिया विटनेस शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन कंट्रीज। सो इंडियाज विटनेस 6 पोजीशन राइज फ्रॉम 43rd टू 37 तक। तो इंडिया का पहले 43rd था, जिससे अब इंडिया का रैंक कितना है, 37th रैंक हुआ है, जो कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा हुआ है। सो टॉप डेनमार्क ने किया है, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप पोजीशन से सेकंड पोजीशन में है, मतलब स्विट्ज़रलैंड सेकंड है। एंड इट इज़ फॉलोड बाय द सिंगापुर जो कि 3rd पोजीशन पे है। मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट लॉन्च वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ये आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ में आपको है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें सोलर पावर एंड विंड दोनों को यूज़ किया जाएगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो कि इस तरीके की वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर PV हाइब्रिड सोलर मिल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी एट द एयरपोर्ट। तो मुंबई विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहाँ पे
इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट लगाया गया है। फ्रांस, देखो यूपीआई, हाँ आप अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी मोदी सरकार की कि जिस तरीके से रशिया में गूगल पे ने अपनी सर्विसेज को ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से हमारी डिपेंडेंसी जो है वेस्टर्न कंट्रीज वो ख़त्म है। इंडिया का खुद का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया की ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव किया है। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा, इंडिया का खुद का, जैसे आप मास्टर कार्ड वगैरह देखते हो तो वैसे इंडिया की यूपीआई और जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता है, रुपए कार्ड जो है इंडिया का खुद का, उनकी सर्विस जो है इंडिया अब क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी दे रहा है। इंडिया के अलावा अब बाकी कंट्रीज़ को भी बोल रहा है कि वो इसको यूज़ करें। तो जैसे कि सिंगापुर है, यूएई है, नेपाल है, भूटान है, इन्होंने ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो अब फ्रांस के साथ ये साइन एग्रीमेंट किया इंडिया ने कि इन नियर फ्यूचर आपको फ्रांस भी जो है वो रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट्स को यूज़ करता हुआ दिखेगा। तो नहीं, आप इन 4 में से अब आप फ्रांस को भी ऐड कर सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। इंडिया देखो अब लगातार अपनी मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है। अभी पीछे अग्नि 4 का टेस्ट किया था, ब्रह्मोस का टेस्ट किया था। तो अब इंडिया ने टेस्ट किया है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इंडिजिनियसली सरफेस टू सरफेस हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है और ये कम से कम 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड जो है वो अपने साथ लेके जा सकता है। और ये लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन मिसाइल है। तो ये आपने ध्यान में रखना। और कहाँ से की है, चांदीपुर कोस्ट जो कि आपका उड़ीसा में है, वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ पार्लियामेंट्री होस्टेड इन इजिप्ट। तो यूथ पार्लियामेंट्रीज की जो मीटिंग है ये आपकी शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई है और इसमें इंडिया की तरफ से नागालैंड की पहली वुमन इलेक्टेड एमपी जो हैं राज्यसभा में, एस फंगोन कोन्याक, इनके साथ 2 अदर यंग जो हमारे लोकसभा के एमपी है उन्होंने ज्वाइन किया है और दे विल शेयर हर थॉट्स ऑन द यंग एमपीज फॉर द क्लाइमेट एक्शंस। तो ये आपने ध्यान में रखना कि किसने अटेंड किया है और ये मीटिंग कहाँ हुई है। आईसीसी रिटेन्स नितिन मेनन एज इन एलीट पैनल। सो इंडियाज नितिन मेनन जो है इनको फिर से आईसीसी के एलीट पैनल में ऐड किया गया एंड ही सेड टू मेक हिज मेडन अपीयरेंस एज ए न्यूट्रल अंपायर इन श्रीलंका लेटर दिस मंथ। सो 30-year-old जो इंदौर के ये रहने वाले हैं, ये 11 मेंबर के लीड पैनल ऑफ एम्पायर जो है उसमें इलेक्ट किया गया है। सो आईसीसी जो है ये 1909 में फाउंड हुई थी। ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ इसके हैं जॉफ एलेडाइस और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022। सो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 17 जून को हर साल, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है कि किस तरीके से अगर हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो किस तरीके से जो रेगिस्तान है, जैसे आप सपोज करो राजस्थान है, यहाँ पे आप अगर आप इस तरीके से देखते हैं राजस्थान है, तो राजस्थान ये है, तो अगर हम यहाँ पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये डेजर्टिफिकेशन है, तो ये पूरे गुजरात और आगे पंजाब वाले रीजन पे, हरियाणा वाले रीजन पे बढ़ता जाएगा। तो इसको ड्रॉट को, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक अवेयरनेस, हमने पब्लिक अवेयरनेस स्टार्ट की है इंटरनेशनल लेवल पे। सो इसका थीम इस बार का है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको क्योंकि थीम छोटा है ना, छोटे थीम पे बड़ी जल्दी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जापान टू पार्टिसिपेट इन द नाटो समिट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, 1949 में ये बना था, टोटल इसमें 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। यूएस का अलायंस है यहाँ पे। तो ये नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसल में है, ब्रुसल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ये आपको जानना है कि नाटो जो है, जापान उसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान में आपने रखना है। जापान उसका मेंबर नहीं है, बट फर्स्ट टाइम जापान जो है वो इसकी मीटिंग को अटेंड करेगा, जो कि कहाँ हो रही है, मैड्रिड में। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किशिदा। ये आपको क्यों नाम रखना है, क्योंकि जापान एक क्वाड मेंबर भी है इंडिया के साथ, तो इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है। सो जापान इज अ की यूएस अलाई बट नॉट इन नाटो मेंबर। सो हैज़ अ डिलीवर्ड डिफेंसिव सप्लाई टू यूक्रेन, इम्पोज टफ सैंक्शन ऑन द रशिया एंड अदर ग्रुप 7 ऑफ कंट्रीज। सो जापान रशिया के साथ लगता है, तो इसलिए जापान को भी टेंशन कि कल को हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा नाटो के साथ है बट नाटो का मेंबर नहीं है। ओके। वर्ल्ड बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो अभी, लार्जेस्ट लिविंग प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे दिखा है। इट इज़ ए स्प्रॉलिंग सी ग्रास, जो कि कम से कम 180 किलोमीटर जो है वो फैली हुई है इन द शार्क बे वाइल्डनेस एंड इट इज़ आल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। सो यूजिंग जेनेटिक टेस्टिंग साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड लार्ज अंडर वाटर मीडो इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट वन प्लांट, मतलब उन्होंने फाइंड आउट किया ये एक ही प्लांट है एंड इट इज़ बिलीव्ड टू हैव स्प्रेड फ्रॉम ए सिंगल सीड, मतलब एक ही 4500 साल पहले ये एक ही सीड से फैला हुआ है। तो द सी ग्रास कवर्ड अबाउट 200 स्क्वायर किलोमीटर,
200 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैली हुई है। चाइना बिगेस्ट एंड मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के पास अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं। और चाइना ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है फुजियन, ठीक है ना। शंघाई जियांगनान शिपयार्ड्स में ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले चाइना के पास लियोनिंग एंड शेंडोंग ये 2 इंडिजिनियसली ये तो इन्होंने सोवियत एरा शिप से कमीशन किया था, बट जो शेंडोंग है ये इन्होंने इंडिजिनियसली 2019 में बिल्ड किया था। और 2022 में ये शंघाई में जब कोविड हुआ तो इसकी वजह से ये डिले हो गया, बट अब ये इन्होंने अब वहाँ पे हट गया कोविड तो इन्होंने फुजियन को क्या है लॉन्च किया। तो चाइना, आप ये ध्यान में रखना कि जिस देश के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसकी नेवल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर अगर कहीं, जैसे आप 1971 का वॉर जानते हैं तो यहाँ पे इंडिया का विक्रांत था, यहाँ पे रशिया का था, तो इन दोनों एरियाज़ को इन दोनों ने सेव करके रखा हुआ था। तो आप देखो एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना एरिया को सेव करके रख सकता है। तो इट इज़ ए मतलब बैकबोन ऑफ द नेवल पावर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया भी अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। बट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं। बालिका पंचायत इनिशिएटिव। देखो ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर कुनरिया विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि बालिका वधू एक टीवी सीरियल है, वहाँ से ये एक तरीके से प्रभावित हुआ है। और इसके इलेक्शंस भी हुए हैं सक्सेसफुली, और इसमें 10 से 21 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें कॉन्टेस्ट लेते हैं। सो फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत कॉल्ड बालिका पंचायत, जो कि सेवरल विलेजेस में स्टार्ट हुई है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब आफ्टर द सक्सेसफुलनेस ऑफ दिस. So it is for starting in promoting social and political development of the girls, and they also could participate in the पॉलिटिक्स. सो बालिका पंचायत इनिशिएटिव जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट का उन्होंने स्टार्ट किया है अंडर द स्कीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. सो बालिका पंचायत में पीपल जो है वो 11 से 21 साल, मतलब वही 11 से 21 साल के होंगे. और 20 ईयर ओल्ड उर्मी अहिर ये सरपंच जो है, जो कि पहली सरपंच भी मानी जाएगी बालिका पंचायत की, आपको ये उर्मी अहिर. ठीक है. सो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी स्टेट में है. सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बताइए. देखिए आप वीडियो को प्रमोट कीजिए. हमारे जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है मेरे लिए. तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगा मैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.